नमस्कार छात्रों, झारखंड वॉरियर में आज फिर से आपका स्वागत है। अब हम अपने विषय पे आते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा? साहित्य सिद्धांत, वो उसका एक भाग था और आज इसका दूसरा भाग है। तो साहित्य सिद्धांत में काव्य का लक्षण देखा है और वो संस्कृत आचार्यों के द्वारा दिए गए मतों को देखा है। आज हम लोग उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हिंदी आचार्यों द्वारा दिए गए काव्य लक्षण के मत और उनकी रचना कहाँ से है, इस संदर्भ में थोड़ी बात को देखते हैं। आप भी अगर ज़रूरत हो कुछ लिखने का तो कॉपी लेके बैठिए और देखिए हिंदी आचार्यों के द्वारा दिए गए काव्य लक्षण। सबसे पहले हम आते हैं तुलसीदास पे। तुलसीदास को कौन नहीं जानता? तुलसीदास को कौन नहीं जानता, है ना। ये तो भक्ति काल के अभूतपूर्व कवि हैं और भक्ति काल का समय जो है वो आप लोग को पता ही होगा, और अगर नहीं पता है तो देखिए बता रहे हैं, संवत 1400, है ना। 1400 संवत से एक सेकेंड से 1700, परंतु इसमें भी क्या है ना कि अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है। ठीक है, अगर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो वहाँ दिखता है 1375 से 1700 तक। ठीक है, तो ये समय है हमारे भक्ति काल का, और इस समय में तुलसीदास का आगमन, मतलब इस काव्य क्षेत्र में वो जो समय चला उस समय में उनकी काव्य रचनाएं आई हैं। तुलसीदास ने लिखा है कि कीरति भनी ति भूति भल सोई, सुर सरिसम सब कर हित होई। फिर से एक बार देख लीजिए, कीरति भनी ति भूति भल सोई, सुर सरिसम सब कर हित होई। इसका मतलब ये हुआ, इसका अर्थ ये है कि कृति यानी यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, भनीति यानी कविता, भूति भल सोई मतलब संपत्ति, अर्थात कीर्ति, संपत्ति, कविता वही अच्छी होती है जो सुरसरी के समान यानी गंगा नदी के समान सबका हित चाहने वाली हो। ठीक है, तभी वो अच्छी होती है। यहाँ तुलसीदास जी कुल मिलाकर ये बात कहते हैं कि साहित्य की रचना बने वो अच्छी रचना है जो सबका भला चाहे, सबका हित करे, उसी को उन्होंने काव्य माना है। ठीक है, तुलसीदास का मत ये है कि वो उसमें किसी का भी भलाई करने की क्षमता हो। अब आते हैं दूसरे कवि, ये है हमारे केशवदास। इनका समय माना जाता है कि ये रीतिकाल के कवि हैं और रीतिकाल के ये प्रथम अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं। सबसे पहले रीतिकाल में अगर अलंकार की चर्चा कोई किया है तो वो है केशवदास। इनका समय है संवत 1700 से 1900। रीतिकाल का, केशवदास का नहीं, रीतिकाल का समय है संवत 1700 से 1900, और उसमें ये प्रथम आचार्य माने जाते हैं अलंकारवादी। ठीक है, इनकी रचनाओं में अलंकार भर भर के मिलेगा। आगे देखते हैं इनकी पंक्ति में, इन्होंने अपनी पंक्ति में क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, मतलब सुबरन सरस सुवृत। इसका अर्थ ये हुआ कि यद्यपि, माना कि वो कोई भी बहुत सुंदर हो, गुणों से युक्त हो, श्रेष्ठ गुणों से युक्त हो, सरल हो और बहुत खूबसूरत हो, परंतु फिर भी उसके बावजूद भी कहते हैं क्या कि भूषण बिनु न बिराजई, कविता वनिता मित। वनिता का मतलब होता है नारी और मित का मतलब होता है दोनों। भूषण मतलब आभूषण और बिराजई मतलब शोभा देना।
तो उन्होंने क्या कहा कि चाहे तो कितनी भी खूबसूरत हो, श्रेष्ठ गुणों से युक्त हो, सरल हृदया हो, परंतु फिर भी कविता की पंक्तियां और नारी दोनों ही आभूषण के बिना शोभा नहीं देते। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि कविता की पंक्तियां अलंकार से खूबसूरत लगती है और नारी आभूषण से ही सुंदर लगती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा है सोमनाथ। इन्होंने काव्य में छंद को हिंदी में पहली बार महत्व दिया है। ठीक है, मतलब छंद को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते थे और इन्होंने पहली बार दिया है। इन्होंने क्या लिखा कि सगुन पदार्थ दोष बिनु, पिंगल मत अविरुद्ध, और भूषण जित कवि कर्म जो, सो कवित्त कहि बुद्ध। यहाँ इन्होंने इसका अर्थ ये बताया है कि पिंगल क्या है, एक साहित्य है। डिंगल पिंगल एक साहित्य है और उस साहित्य के अनुसार सगुन पदार्थ दोष बिनु, कोई भी चीज अगर दोष के बिना है तब वो बहुत अच्छा है। ठीक है ना, और अगर उस दोष युक्त है तो फिर क्या। भूषण जुत कवि कर्म जो, सो कवित्त कहि बुद्ध, मतलब कर्म तो आपको करना ही है, लेकिन क्या है कि कविता में उसकी बुद्धिमत्ता भी दिखनी चाहिए। ये उनका कहना है कि दोष के बिना होना चाहिए। फिर आते हैं हम जरा देव कवि, और ये इनकी रचना है काव्य रसायन। याद रखना है, देव कवि का रचना है काव्य रसायन। इन्होंने क्या कहा, शब्द जीव तिहि अर्थ मन, रसमत सुजस शरीर। ठीक है, चलत वह जुग छंद गति, अलंकार गंभीर, शब्द सुमति मुख ते कढ़े, लय पद वचननि अर्थ। हम पहले इसका अर्थ लेंगे, तीसरे लाइन का पहले इसका अर्थ लेंगे तो आगे आपको आसान होगा। देव कवि के अनुसार वो कहना चाहते हैं कि शब्द सुमति मुख ते कढ़े, अगर विद्वानों के मुख से कोई अच्छा शब्द बाहर आता है, लय पद वचननि अर्थ, और उनके हर एक पद का अपना एक अर्थ होता है, तो उन्होंने क्या कहा आगे कि छंद भाव भूषण सरस, सो कवि कही काव्य समर्थ। मतलब कि अगर विद्वानों के मुख से निकले हुए शब्द जिनमें छंद हो, अर्थ हो, भाव हो, ठीक है ना, अलंकार हो और रस हो, तभी वो विद्वान काव्य उसको कहते हैं। यहाँ कहते हैं कि शब्द जीव तिहि अर्थ मन, मतलब जिस प्रकार आप पहले आगे भी देखे हैं कि काव्य का शरीर शब्द को कहा गया और उसका आत्मा, उसका मन अर्थ है, यानी शब्द और अर्थ के बिना कोई भी सुजस शरीर, रसमत, रस भी वहाँ होना चाहिए। चलत वह जुग छंद गति, अलंकार गंभीर, उसमें छंद भी चाहिए, अलंकार भी चाहिए। ठीक है ना, तभी उसका मतलब वो काव्य कहला सकता है। तो ये तो अब आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखते हैं श्रीपति जी की रचनाओं को। श्रीपति जी, उनकी रचना है काव्य सरोज, है ना। अभी जैसे अभी इसके पहले जो हम लोगों ने देखा इन्हें देव कवि को, तो इनकी रचना थी काव्य रसायन, और इसके पहले देखे सोमनाथ को, तो सोमनाथ पहली बार हिंदी कविता में छंद को महत्व दिया है। ठीक है, केशव दास को देखा तो क्या देखा कि वो पहले अलंकारवादी कवि हैं रीति काल के। अभी हम देख रहे हैं श्रीपति जी को, इनका काव्य सरोज है और ये रसवादी आचार्य हैं। रसों की संख्या 11 है। ठीक है ना, तो जब हम लोग रस पढ़ेंगे तो इस पे डिप में देखेंगे। यहाँ पे श्रीपति जी कहते हैं कि शब्द अर्थ बिन दोष, गुण अलंकार, ताको काव्य बखानिए, श्रीपति परम सुजान। फिर से देखिए कि शब्द अर्थ बिन दोष, गुण अलंकार, ताको काव्य बखानिए,
श्रीपति परम सुजान मतलब ये है कि ऐसी कविता जिसमें शब्द और अर्थ दोनों का सामंजस्य हो और वो दोष रहित हो, उसमें कोई कमी ना हो। उसके बाद वो उसमें गुण भी हो। काव्य में हम लोग देखते हैं तो 3 प्रकार के गुण होते हैं, पहले भी थोड़ा सा बताए थे, माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण। तो उस गुण की चर्चा की जा रही है, ठीक है। गुण भी हो, अलंकार भी हो। जब इतना कुछ होगा उसी को हम काव्य के श्रेणी में रख सकते हैं। ऐसा किन्होंने कहा? श्रीपति परम सुजान, है ना। आचार्य श्रीपति जी ने ये बात कही है कि उसमें शब्द भी होना चाहिए, अर्थ भी होना चाहिए, दोष नहीं होना चाहिए, गुण होना चाहिए, अलंकार होना चाहिए। जब ये सारी चीजें होंगी तभी उसको काव्य का दर्जा दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ये ठाकुर कवि, ठाकुर कवि ने क्या कहा है अपनी पंक्ति में कि पंडित और प्रवीणन को जो चित्त हरे सो कवित्त कहावे। मतलब पंडित यानी कि ज्ञानी, जो ज्ञान रखते हैं वो ज्ञानी, और प्रवीण, प्रवीण भी वही है जो कुशल व्यक्ति है ना, अपने गुण में कुशल है। ऐसे लोगों का जो चित्त हरण करे, चित्त हरण करे मतलब ऐसा नहीं कि उसका मन चुरा ले, मतलब अपनी ओर आकर्षित कर ले, वो यदि क्षमता है काव्य में तभी वो कविता है। ऐसा किसने कहा? ठाकुर कवि ने कहा। फिर से ध्यान दीजिए एक बार, उनका कहना है कि वैसा काव्य जो ज्ञानी पुरुष को और कुशल व्यक्ति को, जो अपने गुण में प्रवीण है, वैसे व्यक्ति को भी यदि वो प्रभावित करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है, तो उसको कविता की दर्जा में रखा गया है। ऐसा ठाकुर कवि ने कहा है। अब हम लोग देखते हैं, मतलब हिंदी साहित्य में ही उसके आधुनिक आलोचकों का, साहित्यकारों के अनुसार देखते हैं। और ये हमारा आधुनिक काल संवत 1900 से जो चल रहा है सो अभी तक लगातार है, ठीक है ना। अब इस आधुनिक काल में बहुत सारे युग आए हैं। छायावादी युग भी है, और ये छायावादी युग के बाद की हम कर रहे हैं द्विवेदी युग भी है, छायावादी युग भी है। छायावादी युग में जयशंकर प्रसाद प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। पहले भी बताए थे कि छायावाद युग के 4 प्रमुख स्तंभ हैं, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। उन्हीं में से ये जयशंकर प्रसाद की हम चर्चा कर रहे हैं। इन्होंने क्या कहा काव्य को? काव्य के बारे में कहा कि आत्मा अनुभूति मानते हैं। अनुभूति किसे कहते हैं? आप अगर अनुभव और अनुभूति इन दोनों में फर्क कर पाएंगे तब ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। अनुभव मतलब जब हम किसी चीज़ को नहीं देखते हैं और उसके बारे सुनते हैं, उसको केवल महसूस करते हैं, ये अनुभव है। अनुभूति क्या है? जब हम उसको एकदम सामने देखते हैं और उसको अपने अंदर आत्मसात करते हैं, है ना, उसमें उसको हम समाहित करते हैं, तो वो अनुभूति है। मतलब लगे कि हाँ ये घटना, ये बातें आपके साथ हो रही है, तो आप क्या फील कर पा रहे हैं, वो अनुभूति है। तो मतलब काव्य को वो क्या मानते हैं? काव्य को आत्म अनुभूति मानते हैं कि खुद में वो अनुभूति हो जाए कविता को पढ़ के कि हाँ ये हमारे अंदर होगा तो क्या होगा। काव्य आत्मा की संकल्पना, आत्मक अनुभूति है, वही बात है जो अभी हम बताए, और जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं, वो तो एक प्रेमी, प्रेम, रचनात्मक ज्ञान धारा है। बिल्कुल यहाँ साइंस का कोई मतलब नहीं है, केवल भाव है, अनुभूति है ना, प्रेम है, ऐसी रचना है ये है रचनात्मक धारा। जयशंकर प्रसाद के अनुसार काव्य की ये परिभाषा है कि आदमी आत्म विभोर हो जाए, उसमें डूब जाए। आगे देखते हैं महादेवी वर्मा का, उन्होंने काव्य को क्या कहा है। तो महादेवी वर्मा ने व्यापक अनुभूति मानती हुई लिखती हैं, ये भी अनुभूति पर ही जोर दे रही हैं। क्या लिखती हैं
कि कविता हमारे व्यष्टि सीमित, व्यष्टि का मतलब होता है कि एकदम सीमित, एकदम छोटा, ठीक है, जीवन को, जीवन जो छोटा है उसको समष्टि व्यापक, समष्टि मतलब होता है व्यापक, विशाल, व्यष्टि मतलब छोटा और समष्टि मतलब विशाल। तो यहाँ इनका कहना है कि कविता क्या करती है, हमारे सीमित जीवन को विशाल जीवन, जितना भी जीवन है हमारे पास, उसको आगे तक, विस्तार तक फैलाने के लिए ये व्यापक सत्य को अपनी परिधि, परिधि मतलब अपने केंद्र बिंदु में बांधती है, ठीक है ना, मतलब आपके जीवन शैली को बदलने का प्रयास करती है, ऐसी कविता होनी चाहिए तो काव्य है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनको देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा कि भावावेग, अगर हम भावावेग को तोड़ते हैं, विच्छेद करते हैं, तो भाव प्लस आवेग ये आता है ना, भाव प्लस आवेग, मतलब भाव में आवेग, कोई ऐसी कविता हो, ऐसा काव्य हो जिसमें भाव उत्पन्न हो, कल्पना शक्ति हो, और पद लालित्य मतलब पद में सुंदरता हो, और सुंदरता तो बिना रस अलंकार छंद के आ ही नहीं सकता, तो पद में सुंदरता हो, उसी को वो कविता मानते हैं। कल्पना, पद लालित्य हो तभी वो कविता मानते हैं। कौन? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और द्विवेदी के काव्य लक्षण में संस्कृत के सभी आचार्यों के काव्य लक्षणों का समाहार हो जाता है। संस्कृत के काव्य आचार्यों ने, हम लोगों ने क्या देखा, विभिन्न आचार्य विभिन्न मत। किसी ने कहा कि काव्य में उसका शरीर शब्द है, आत्मा अर्थ है, किसी ने कहा रस चाहिए, किसी ने कहा अलंकार होना चाहिए, छंद होना चाहिए, यानी कुल मिला के सारी बातें एक साथ मिलजुल गई। पर सब का अगर देखा जाए निष्कर्ष, निचोड़, समाहार कि सब इसमें है, तो वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी में भाव आ गया, कल्पना आ गया, और पद की सुंदरता बोल दिया तो उसमें सब आ गया, रस छंद अलंकार सब कुछ आ गया, ठीक है ना, गुण सब आ गया, तो उसी को वो कविता मानते हैं। और इसीलिए कहा गया कि द्विवेदी के काव्य लक्षण में संस्कृत के सभी आचार्यों के काव्य लक्षण का जो परिभाषा है उसका समाहार है, मतलब उसका मिश्रण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आचार्य गुलाब राय, इन्होंने क्या कहा है। आचार्य गुलाब राय ने कहा है कि काव्य लक्षण भी भारतीय और पाश्चात्य काव्य लक्षणों का समन्वय है। मतलब कुछ परिभाषा, कुछ मत पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों का भी है, ठीक है, और कुछ भारतीयों का भी, दोनों का मिला जुला रूप ही काव्य है। तो उनके नजर में काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान और मानसिक प्रतिक्रियाओं की श्रेय को प्रेय देने वाली अभिव्यक्ति है। ठीक है, मतलब जिसमें भाव मुख्य स्थान पर है और मानसिक प्रतिक्रिया भी हो। किसी को पढ़ के आप कभी कभी आप देखते होंगे कि कोई कोई रचना ऐसी होती है कि आपके आंखों में आंसू आ जाता है, कोई कोई रचना ऐसी होती है कि आपको हंसी आती है, कोई कोई रचना को देखकर आप में वीर रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो वो मानसिक प्रतिक्रिया है, शारीरिक प्रतिक्रिया है, सब है। इसी प्रकार हम देखते हैं एक बार आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी को। इन्होंने क्या कहा कि पूर्वी और पश्चिमी काव्य लक्षणों से समन्वित लक्षण ही दिया है। मतलब इन्होंने भी लगभग गुलाब राय के जैसा ही कहा, पूर्वी और पश्चिमी यानी यही भारतीय और पाश्चात्य सभ्यता के कवियों का या आचार्यों का जो उन्होंने लक्षण का जो दिया है परिभाषा या उदाहरण, तो उसी का जो समन्वित रूप है, मिला जुला रूप है, उसी को इन्होंने काव्य कहा है। काव्य तो प्राकृत मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमान चित्रण है, सौंदर्यमय चित्रण है
जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः अनुरूप भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। एक बार इसको समझिए, हम समझाते हैं। काव्य तो प्राकृत मानव, मतलब जो मनुष्य है उसके अंदर अनुभूति होना चाहिए। अनुभूति अभी जस्ट बताए हैं आप लोगों को। और नैसर्गिक कल्पना के सहारे, नैसर्गिक क्या है? नैसर्गिक सुख वो है जहां एकदम शांति है, ठीक है ना। तो उसके सहारे, उस शांति को ही सहारा बनाकर कल्पना के सहारे एक ऐसा सुंदर चित्रण है, सौंदर्यमय, मतलब पंक्ति से ही आपको कई बार आप देखेंगे पंत जी की रचनाओं में कि वो प्राकृतिक रचना करते हैं, इसीलिए उनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा गया है, ठीक है। तो वो सुंदरता नजर आती है, हर एक चीज में आ सकता है, केवल प्रकृति में ही नहीं। और ये मनुष्य के अंदर स्वभावतः, मतलब अपने आप कुछ लाने की जरूरत नहीं है, स्वभावतः अनुरूप भावोच्छ्वास। अगर इसको तोड़ेंगे तो भाव जोड़ उच्छ्वास, भाव जोड़ उद्वेग, एक ही बात है, ठीक है। तो मतलब भावों की उत्पत्ति हो और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता हो, मन में संवेदन की भावना आए उसके सुंदरता को देखकर। किसके? कविता की, काव्य की पंक्तियों की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड, हाँ। वस्तुतः भारतीय काव्य शास्त्र के इतिहास में आदि काल से लेकर अद्यावधि तक, अद्यावधि मतलब अभी तक, काव्य परिभाषित हो रहा है, लेकिन काव्य परंपरा की गत्यात्मकता की भांति काव्य के लक्षणों की आवश्यकता बनी रहती है। मतलब सभी लोगों का परिभाषा को देखते हुए कभी भी ये नहीं लगा कि अब ये कंप्लीट हो गया, अब ये पूरा हो गया, ऐसा नहीं लगा। लगा कि इसकी और ज़रूरत है, और अच्छे से जानने की ज़रूरत है। इस संदर्भ में महादेवी वर्मा ने क्या कहा है ये थोड़ा सही जान पड़ता है। क्या कहा? कविता मनुष्य के हृदय के समान पुरातन है। कविता मनुष्य का हृदय, जब से इस संसार में मनुष्य या किसी भी प्राणी का उत्पत्ति हुआ है, सृजन हुआ है, तब से ये हृदय है, ठीक है ना। तो उसी के जैसी कविता भी ये पुरानी ही है। कविता की रचना कुछ आज से नहीं हो रही है, आदिकाल से नहीं हो रही है, उससे पूर्व भी है ना हुआ है। तभी तो हम लोग वेद पुराण सब देखते हैं, लेकिन अभी तक उसकी कोई ऐसी परिभाषा नहीं बन सकी जिसमें तर्क वितर्क की संभावना नहीं रही हो। बिल्कुल एक आचार्य के मत को हमेशा दूसरे आचार्य काटते हैं, ठीक है। उनके नहीं, मेरे अनुसार ये सही है और उनके अनुसार ये सही है। तो कभी भी ये क्लियर नहीं हुआ, संतोष नहीं है कि हाँ अब ये बस यही सीमित हो गया। धुंधले अतीत भूत से लेकर वर्तमान तक, हम पहले के दिनों का बात करते हैं, और वहां से अभी तक जो कुछ काव्य के रूप में उसकी उपयोगिता के संबंध में कहा जा चुका है, वह परिणाम में कम नहीं, परंतु अब तक ना मनुष्य के हृदय का पूर्ण परितोष हो सका है और ना ही उसकी बुद्धि का समाधान। पूर्ण परितोष, परितोष का मतलब संतोष ही है, संतोष का ही एक रूप है। मतलब अभी तक जितनी भी परिभाषाएं बनी उसके संबंध में, काव्य के संबंध में, मनुष्य का हृदय को पूर्ण संतोष आज तक नहीं मिल पाया है, ठीक है। और ना ही उसकी बुद्धि का समाधान हो पाया है। अभी भी एक से एक आचार्य आएंगे, कवि आएंगे और फिर अपनी वो परिभाषा देंगे। हम देखते हैं थोड़ा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कविता हृदय की मुक्तावस्था है, ठीक है। इस मुक्तावस्था है, इसके पूर्व इन्होंने क्या कहा है कि आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा है। ज्ञान की प्राप्ति कब होती है? जब आत्मा को स्वार्थी नहीं बनने देते, छोड़ देते हैं, एकदम संतोष प्राप्त कर लेता है, तब ज्ञान की प्राप्ति होती है। और वैसे ही कविता हृदय की मुक्तावस्था है। जब आप खुले हृदय से, शांत हृदय से किसी काव्य को रचना करो या पढ़ो या देखो, तो आपको वो लगेगा कि हाँ अब ये कविता है, ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा
कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा है, उसी प्रकार कविता हृदय की मुक्तावस्था है। ठीक है, आगे आते हैं। तो बच्चे, अभी तक आप लोगों ने देखा संस्कृत आचार्यों के द्वारा दिए गए मत, उनके रचना, उनके समय, और हिंदी आचार्यों का भी आज देखा। अब थोड़ा हम लोग देख लेंगे पाश्चात्य आचार्यों के द्वारा दिए गए काव्य लक्षण। जो पश्चिमी सभ्यता के लोग हैं, उन्होंने भी अपने अपने मत दिए हैं। तो देखते हैं। प्लेटो, ये आपको पढ़ना है, ये सब ठीक है ना, इन सब को आचार्यों को पढ़ना है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के आद्याचार्य प्लेटो, ये काव्य को सौंदर्य अथवा काव्य शास्त्र की दृष्टि से नहीं देखते हैं, दार्शनिक और समाज सुधार की दृष्टि से देखते हैं। प्लेटो किस तरह से देखते हैं कविता को, काव्य को? मतलब दार्शनिक के रूप में और समाज सुधारक के रूप में। इसलिए उन्होंने काव्य को क्या कहा? अनुकृति की अनुकृति, यही कहा उन्होंने काव्य के बारे में। मतलब ऐसा कोई काम करो, ऐसी कोई रचना करो जो उसकी भी फिर रचना हो। ठीक है, दार्शनिक और समाज सुधारक की दृष्टि से वो देख रहे हैं, कविता की दृष्टि से नहीं देख रहे हैं। और उनके मत के अनुसार भौतिक पदार्थ तो खुद ही सत्य है, स्वयं ही सत्य है। मतलब आइडिया की अनुकृति है, मतलब ये कि आदमी के दिमाग में हमेशा कुछ कुछ चलना चाहिए, नई चीज़ों का आना चाहिए। फिर काव्य तो इन भौतिक पदार्थों की भी अनुकृति है, बिल्कुल। कविता, जो भौतिक पदार्थ, भौतिक सुख जितना भी है, ये सब की उत्पत्ति कहाँ से होती है? आइडियाज आते हैं दिमाग में, तभी तो। अतः उन्होंने क्या कहा कि थ्राइस रिमोट फ्रॉम रियलिटी, मतलब कि वो सत्य से तिगुना दूर है। कविता जो है उसमें जैसे हम लोग कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं चांद से किसी नारी का, है ना, इस तरह से हम लोग करते हैं, तो सच्चाई से तो वाकई वो बहुत दूर है, केवल कल्पना है। और संस्कृत आचार्यों का मत है कि कल्पना शक्ति तो उसमें होना ही चाहिए। ठीक है, पर इन्होंने क्या कहा कि वो सत्य से तिगुना दूर है, थ्राइस रिमोट फ्रॉम रियलिटी। वस्तुतः प्लेटो का ये मत एक पक्षीय है ना, उन्होंने सिर्फ अपने तरफ से ये दिया है, इसीलिए उन्होंने केवल उसके असुंदर पक्ष को देखा। मतलब हर चीज में पॉजिटिव और नेगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक होता है, तो उन्होंने उसके केवल नकारात्मक पक्ष को देखा। और अगर कल्पना शक्ति के द्वारा कोई निर्माण होती है किसी काव्य की, तो उसका भी अपना एक अलग वजूद है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं अरस्तु। अरस्तु कौन है? प्लेटो के शिष्य हैं। ठीक है, प्लेटो के ये शिष्य हैं। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि पोइट्री इज एन आर्ट, मतलब काव्य, कविता एक कला है। आर्ट इज एन इमिटेशन ऑफ नेचर। ठीक है, मतलब ये प्रकृति के दृश्यों को इमेजिन करता है, समझता है उसको। Epic poetry, tragedy and comedy in most of their forms are all in their conception modes of imitation। मतलब अरस्तु ने क्या किया, क्या कहा? उसके लक्षण, काव्य लक्षण को बिल्कुल अस्पष्ट और व्याख्या सापेक्ष है। मतलब कविता को उन्होंने कहा कि नेचर और इमिटेशन शब्द जो है वो व्याख्या सापेक्ष है। मतलब प्रकृति और इमिटेशन, इसको अगर व्याख्या किया जाए तो वो मतलब अच्छे से व्याख्या हो सकता है। प्रकृति का तो खैर बहुत अच्छा होता है। और इसके साथ ही काव्य के वस्तु तत्व को भी उन्होंने विशेष महत्व दिया है। अरस्तु का जीवन अथवा जगत के कल्पनात्मक पुनः सृजन को ही काव्य मान लेते हैं, जो काव्य के अंतरंग तत्वों को पूर्णतः उपेक्षित कर देता है। मतलब इन्होंने क्या कहा अरस्तु, कि जो जीवन है और जो संसार है उसमें जो कल्पनात्मक शक्ति है, जो सृजन करने की क्षमता है, कोई भी चीज का निर्माण करने की क्षमता है, उसी को उन्होंने काव्य माना। ठीक है, और
काव्य तो माना पर उसके अंतरंग तत्वों को पूर्णतः उपेक्षित कर देता है, उसके अंदर और भी जो बातें हैं उसको किनारे कर देता है, उसको उपेक्षित भाव से देखता है। ड्राइडन की मान्यता क्या है? उन्होंने कहा कि पोइट्री इज एन इमिटेशन ऑफ नेचर, ऑफ पैथेटिक एंड न्यूमेरस स्पीच। अर्थात इन्होंने क्या कहा कि काव्य जो है वो रागात्मक और छंदोबद्ध भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण है। काव्य है तो उसमें राग होना चाहिए, लय होना चाहिए, ठीक है, और इसके माध्यम से उन्होंने प्रकृति का अनुकरण किया है, प्रकृति का ही अनुकरण है। जो भी पंक्ति है, जिसको भी ऐसे तो कविता काव्य गेय पद तो होता ही है। देखते हैं एक बार वर्ड्सवर्थ को। वर्ड्सवर्थ के शब्दों में उन्होंने क्या कहा कि पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि कविता क्या है, एक अविरल धारा है ना, मतलब लगातार बहने वाली वो धारा और एकदम स्ट्रॉन्ग पावरफुल है। कैसा अनुभव, ऐसा धारा है कि अविरल है और वो स्ट्रॉन्ग है और उसमें अनुभव करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, तभी एक काव्य की रचना होती है। इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। मतलब उन्होंने ये कहा कि ये जो है, मतलब जो भाव है, इमोशन जो भाव है, वो शांति के क्षणों में ही उत्पन्न हो सकता है। शांति के क्षणों में स्मरण किए गए प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है। कविता क्या है, जब एकदम शांत वातावरण हो और उस समय यदि उसको याद किया जाए, दिमाग में लाया जाए कुछ तथ्यों को, कुछ बातों को, तो फिर वो उस अपने आप आती है कविता। जो कवि लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा चिंतन मनन करने की ज़रूरत नहीं, वो तो चलते चलते कोई दृश्य कहीं देखे और कुछ 4 लाइन उसके बारे लिख लिए, ठीक है। उनके अंदर ये ऐसी अद्भुत शक्ति होती है। कॉलरिज ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि बेस्ट वर्ड्स इन बेस्ट ऑर्डर। मतलब जो शब्द है वो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, उत्तम शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, और जब उत्तम शब्दों का प्रयोग होगा तो वो कविता अच्छी होगी ही होगी, ठीक है। यहाँ कविता के बाह्य पक्ष शब्द विधान पर अधिक बल दिया गया। काव्य की सुंदरता जो होती है ना, आंतरिक सुंदरता, वो होती है उसके भाव से, ठीक है, उसके अर्थ से, और उसमें रस अलंकार छंद जो आता है उससे। परंतु इन्होंने क्या देखा, उस कविता के बाहरी पक्ष को देखा। शब्द अच्छे होने चाहिए, ठीक है, उस पर अधिक बल दिया है, और काव्य के अंतरंग तत्वों को अनदेखा कर दिया। अंतरंग तत्व क्या है? अर्थ, ठीक है, अर्थ जो है, भाव जो है, ये अंतरंग तथ्य है। अब देखते हैं एक बार पीबी शैली, ठीक है। तो शैली के शब्दों में इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि पोइट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मूवमेंट्स ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड बेस्ट माइंड्स। मतलब इन्होंने क्या कहा, जो कविता है, कविता की पंक्तियां जो हैं वो सार्वजनिक, सुखी और सर्वोत्तम हृदयों के सर्वोत्तम सुखपूर्ण क्षणों का लेखा है। मतलब कि सभी लोगों का कविता ऐसा होना चाहिए जो लोगों को सुख प्रदान करे, जो लोगों के हृदयों में एकदम उत्तम सर्वोत्तम, ठीक है, वो सुखपूर्ण क्षणों का लेखा है। पढ़ के लोग सुखी हो जाए, खुश हो जाए, आत्मविभोर हो जाए, ऐसा शैली ने कहा है कि पोइट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट्स ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड बेस्ट माइंड्स। शांत हो जाए दिमाग और शांति से उसको पढ़े और उसको सुख का अनुभूति हो। ड्राइडन ने क्या कहा? ड्राइडन ने कहा कि काव्य
सुस्पष्ट संगीत कविता है। अभी हम लोग ड्राइडन को ऊपर भी देखे थे, है ना, ड्राइडन देखिए, है ना, कि पोइट्री इज एन इमिटेशन ऑफ नेचर ऑफ पैथेटिक एंड न्यूमेरियस स्पीच। तो इसमें इन्होंने क्या कहा, संगीत की बात कही कि काव्य सुस्पष्ट संगीत कविता है, मतलब उसमें गेय पद होना चाहिए जिसमें संगीत की झनकार मौजूद हो। कार्लाइल, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने भी संगीत पर जोर दिया है कि काव्य संगीत में विचार है। काव्य तो संगीत उसका एक हिस्सा है, एक अंग है, उसमें तो होना ही चाहिए। वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा कि कविता हमारे प्रबल भावों का सहज उद्रेक है, मतलब जो कविता ऐसी होनी चाहिए जिसको पढ़ते ही आपके अंदर भाव उफान मारने लगे, उद्वेग से, प्रबल धारा से आपके अंदर आए, उसको पढ़ के आप भाव विभोर हो जाओ। विल्सन ने क्या कहा कि भावनाओं से रंजित बुद्धि काव्य है। ये भी वही कहे, भावना को ही जोर दिया इन्होंने भी कि काव्य क्या है, तो भावना से रंजित, भावना से ओतप्रोत, ठीक है। जॉन मिल्टन, इन्होंने क्या कहा कि सरल, प्रत्यक्ष और रागात्मक अभिव्यक्ति काव्य है। देखिए सारे जितने भी पाश्चात्य वाले दिख रहे हैं वो संगीत पे बहुत जोर दे रहे हैं। इन्होंने भी कहा कि पंक्ति ऐसी सरल होनी चाहिए कि सब लोग आसानी से समझ पाएं, और वो प्रत्यक्ष, ऐसा ना लगे कि बहुत ज़्यादा उसमें दिखावा है, और वो रागात्मक, गाने के योग्य होना चाहिए। रागात्मक मतलब प्रेम भी होता है कि प्रेम भी उत्पन्न करे। एडगर एलन पो, इन्होंने क्या कहा कि सौंदर्य की लयपूर्ण सृष्टि भी काव्य है, मतलब इन्होंने भी संगीत पर ही जोर दिया है। लय होगा तभी तो संगीत के जैसा होगा वो, ठीक है। मैथ्यू आर्नाल्ड, इन्होंने क्या कहा कि कविता मूल रूप से जीवन की आलोचना है। कविता जीवन की आलोचना है। आलोचना जब होती है ना किसी भी चीज की, चाहे पुस्तक की ही क्यों ना हो, तो आलोचना अच्छी चीज है कि आपके द्वारा की गई गलतियों को अगर सामने रखा जाता है तो उसमें बहुत सुधार की गुंजाइश होती है। तो कविता पढ़ के कई बार लोगों का अपना जीवन में दिखता है कि हमारे जीवन में क्या कमी है, क्या आलोचना के योग्य है, तो जीवन की वो आलोचना है। कॉलरिज ने क्या बोला कि सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम कविता है। बिल्कुल, कि शब्द इस तरह से सजे हो मोतियों की तरह कविता की पंक्तियों में कि फिर वो पंक्ति पढ़ के पढ़ने में भी लयबद्ध हो और अर्थ भी उसका प्रासंगिक हो, ठीक है। हडसन ने क्या कहा कि कविता क्या है, कविता जीवन की व्याख्या है, आपके जीवन के बारे में पूर्ण रूप से चर्चा करता है कविता। और पीबी शैली को हमने अभी जस्ट ऊपर पढ़ा था, फिर देखते हैं कि कविता उन्होंने क्या कहा, सर्वाधिक सुखों और सर्वोत्तम मनों के सर्वोत्तम सुखपूर्ण क्षणों का लेखा जोखा है। मतलब कविता ऐसा होना चाहिए जिसको पढ़ के सुख की अनुभूति हो, सबसे ज्यादा सुख का क्षण मिले उस कविता को पढ़ने में, उस कविता को लिखने में, ठीक है। कल्पना की अभिव्यक्ति ही कविता है। जब तक किसी चीज पर विचार नहीं होगा, सोचेंगे नहीं, कल्पना नहीं होगी, तब तक कविता कैसे होगा, ऐसा पीबी शैली ने कहा है, ठीक है। और लेहंट, इन्होंने क्या कहा, कल्पनात्मक मनोवेग का नाम कविता। इन्होंने भी कल्पना पर जोर दिया है कि मन का आवेग कल्पना शक्ति पर ज्यादा जोर देगा तो उसको हम कविता कहते हैं। आगे आते हैं डॉक्टर जॉनसन, क्या कहते हैं, ये कविता वह कला है। बिल्कुल, कविता अपने आप में कला है जो कल्पना की सहायता से विवेक द्वारा सत्य और आनंद का संयोजन करती है। कई बार कविता को पढ़ के लगेगा कि ये सच्चाई के बहुत नज़दीक है, ठीक है, तो सच भी है और आनंददायी भी है।
दोनों का जब मेल होगा तो वो फिर कविता है। ठीक है, छंद, और क्या कहा उन्होंने दूसरी बात, छंदमयी वाणी कविता है। मतलब ऐसी वाणी बोलो कि ऐसी बात बोलो, ऐसी पंक्ति बोलो उसमें छंद नजर आए। ठीक है, छंद लयबद्ध होता है, उसमें लय जरूर होगा, बिना लय के छंद नहीं। टी.एस. एलियट, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि द पोएट हैज नॉट अ पर्सनालिटी टू एक्सप्रेस बट अ पर्टिकुलर मीडियम विच इज ओनली अ मीडियम एंड नॉट अ पर्सनालिटी। मतलब कविता हो तो कविता तो भाई कला होना ही चाहिए उसमें। ठीक है, कवि के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं है। कोई कवि अगर कविता की रचना कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसके पर्सनालिटी को अभिव्यक्त कर रहा है, क्योंकि उसे व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति करनी ही नहीं है, उसके पर्सनालिटी को दर्शाना नहीं है। वो तो अभिव्यक्ति का एकमात्र माध्यम है, जो केवल माध्यम है, व्यक्तित्व नहीं। उसकी पर्सनालिटी कविता को देखकर व्यक्त नहीं हो सकती, वो तो केवल एक जरिया है कविता को लिखने का, उसका व्यक्तित्व जो है। ऐसा कौन कहे, टी.एस. एलियट, है ना, कि किसी भी कवि का व्यक्तित्व जो है वो उसकी अभिव्यक्ति नहीं है, जो उन्होंने कविता में अभिव्यक्त किया, अपने मन के भावों को रखा है। क्योंकि व्यक्तित्व अभिव्यक्ति का मतलब करनी ही नहीं है, उसके बारे चर्चा ही नहीं करना है। चर्चा क्या करना है कि वो जो व्यक्तित्व है, उसका जो पर्सनालिटी है, उसको सामने लाने का, रखने का, अभिव्यक्त करने का मात्र एक माध्यम है, उसका व्यक्तित्व नहीं आता है यहाँ सामने। ठीक है, देखते हैं कॉलरिज का मत, इन्होंने क्या कहा है। सैमुअल टेलर कॉलरिज ने जैव सिद्धांत को काव्य संबंधी अपनी धारणा में स्थान दिया है। एक सिद्धांत है जैव सिद्धांत, ठीक है, इसको इन्होंने अपने काव्य संबंधी धारणा में स्थान दिया है। कॉलरिज के अनुसार कविता की क्या परिभाषा है कि कविता रचना का वो प्रकार है जो वैज्ञानिक कृतियों से इस अर्थ में भिन्न है कि उसका तात्कालिक प्रयोजन आनंद है, सत्य नहीं। ऐसा कॉलरिज ने कहा। क्या कहा कि कविता का जो रचना होता है वो, हम लोग शुरू में एक जगह कहे थे ना कि इसमें विज्ञान का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये भाव होना चाहिए और आनंद आना चाहिए। यही बात इन्होंने कहा है यहाँ पे। कॉलरिज ने कहा है कि कविता जो है वो वैज्ञानिक से, विज्ञान से इस तरह भिन्न है कि उसका जो तुरंत जो कारण है जिसलिए वो कविता की रचना हुई, वो है आनंद देना, सत्य के नज़दीक पहुंचना नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें काल्पनिक होती है। और रचना के सभी प्रकारों से उसका अंतर ये है कि संपूर्ण से वही आनंद प्राप्त होना चाहिए जो उसके प्रत्येक खंड से प्राप्त होने वाली स्पष्ट संतुष्टि के अनुरूप हो। मतलब बस आनंद का बात है कि ऐसी रचना होनी चाहिए जिसको पढ़ करके आनंद की प्राप्ति हो। ठीक है, और वो आप आनंद इस तरह हो कि आपको संतुष्ट कर पाए, आपको खुश कर पाए, वो कविता है। A poem is that spacious of composition which is opposed to works of science by proposing for its immediate object pleasure। कविता की इस परिभाषा में काव्य का जो मूल प्रयोजन कहा गया, मेन बात, मुख्य बात, कुल मिला के सीधे अगर कॉलरिज की बात आती है तो वो कहते हैं कि सत्य से कोई मतलब नहीं, कविता आनंददायी होना चाहिए। ठीक है, बस इसको याद कीजिए कि कविता आनंददायी होना चाहिए। अब देखते हैं कि पाश्चात्य आचार्यों ने, अगर उनकी दृष्टि से हम देखते हैं तो उनके द्वारा प्रयुक्त शब्दावली को दो भागों में बांटा गया। हम तो यही देखें कि पाश्चात्य आचार्यों ने मुख्यतः जोर दिया संगीत पे, मुख्यतः जोर दिया है आनंद पे,
रस, अलंकार, छंद ये सब का जिक्र इन्होंने नहीं किया है। ठीक है, तो इनको दो भागों में बांटा गया है, पहला देह परक और दूसरा आत्म परक। ठीक है, देह परक और आत्म परक। क्या होता है दोनों में? देह परक मतलब शरीर से हो, और आत्म परक मतलब जो आपके आत्मा को संतुष्टि दे, खुश दे, सुखी दे। वो एक्सप्रेशन ये कहाँ से हो सकता है? ये भाव कैसे हम ला सकते हैं? एक्सप्रेशन देह परक है। मैट्रिकल कंपोजिशन, स्पीच, लैंग्वेज, वर्ड इन ऑर्डर। अगर एक शब्द में सबको हम सभी को बांधना चाहें तो क्या कहना होगा? सब मिलाकर के भाषा है ये। ठीक है, क्योंकि भाषा में जब आप भाषा होता है, कोई भी आप कविता ही लिख रहे हैं तो भाषा का ही प्रयोग हो रहा है, तो उसमें एक्सप्रेशन यानी भाव है। मैट्रिकल कंपोजिशन स्पीच मतलब स्पीच बोलने की क्षमता, लैंग्वेज यहाँ भाषा, और वर्ड इन ऑर्डर आपके शब्द में कितना मतलब पावर है, आप किस तरह से शब्द को वहाँ रख रहे हैं, ये देह परक है। और आत्म परक क्या है? आत्म परक मतलब सुंदरता। ठीक है, ब्यूटी, पावरफुल फीलिंग, आपके अंदर स्ट्रॉन्ग अनुभव की क्षमता हो। ठीक है, उसको आप अनुभव कर सके। इमेजिनेटिव पैशंस मतलब कल्पना शक्ति हो, इमोशन हो, भाव हो, तब हम इन शब्दों को क्या कहेंगे? अगर एक साथ कहना होगा तो सौंदर्य शब्द के द्वारा हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। ये सब क्या है? सुंदरता है। मतलब वैसा तत्व, ये सारे तत्व हैं जितना भी बताए आपको कि ब्यूटी, पावरफुल फीलिंग्स, इमेजिनेटिव पैशन, इमोशन, ये सब तत्व हैं। ये ऐसे तत्व हैं जिसमें चित्त वृत्तियों का समंजन हो, मतलब आपके मन को बांधने की क्षमता हो, उस कविता के तरफ अट्रैक्ट करने की क्षमता हो, आकर्षित करने की। इस प्रकार पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अनुसार ये कहा जा सकता है कि भाषा के माध्यम से सौंदर्य की अभिव्यक्ति को काव्य कहते हैं। अगर दोनों पाठ को मिला दिया जाए, दोनों भागों को, देह परक और आत्म परक को, तो इसका डेफिनेशन ये रेडी हो रहा है कि भाषा के माध्यम से सौंदर्य की अभिव्यक्ति को ही काव्य कहते हैं। देह परक में आ गया भाषा और आत्म परक में आ गया सौंदर्य, और दोनों का जब सामंजस्य हो गया तो ये बन गया पाश्चात्य आचार्यों के द्वारा कही गई परिभाषा। किसकी? काव्य की। ठीक है, अब हम आते हैं कुल मिला के अभी तक हम लोगों ने जितना काव्य लक्षण देखा उसका निचोड़, उसका निष्कर्ष क्या है। सच तो ये है कि परिभाषा का निर्धारण कभी भी ऐसा नहीं हो सकता जो सार्वकालिक और सार्वदेशिक रूप से सर्वमान्य हो। एक की कही हुई बात दूसरा कभी नहीं मानता, कभी नहीं समझ सकता, क्योंकि उसमें काटने की क्षमता ही ऐसी होती है। ठीक है, काव्य क्या है? काव्य सृजन एक नदी के प्रवाह की तरह है। जैसे नदी के धारा को नहीं रोका जा सकता, वैसे ही कविता अगर होना शुरू हो गया तो उसको नहीं रोका जा सकता। जिस तरह नदी के प्रवाह को बांधने से उसकी स्वच्छता, सहजता चूक जाती है, उसको फिर भी बांधने वाला लोग बांधने का प्रयास करता है, पर उसकी धारा रोकने से उसमें जो स्वच्छता है, जो निर्मल जल धारा है, उसमें रुकावट आती है। वैसे ही कविता की अंतः सलीला पर परिभाषा का बांध बनाना उसकी गति को रोकने का संभव प्रयत्न है। मतलब कविता जिस लय में जा रही है जाने देना चाहिए। ऐसा नहीं कि लिखने के समय हम याद करें अरे इसमें छंद नहीं डाले, रस नहीं डाले, अलंकार नहीं डाले। जैसे लिख रहे हैं पहले अपने भावों को उत्पन्न तो होने दें, नहीं तो फिर वही बांध बनाने के जैसा भाव आ जाएगा। भारतीय और पाश्चात्य मनीषी आचार्यों ने काव्य को जैसे परिभाषित करना चाहा, उससे हम काव्य के आधारभूत तत्वों को जानकर उसके विषय में एक समग्र अवधारणा बना सकते हैं, एक परिभाषा को हम इससे समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है कि कभी भी नदी के धारा की तरह कविता बनाने की जो समय है, जो क्षमता है, उसको बांध बनाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक लय में बनता चला जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि हमारा क्लास आज यहीं समाप्त होता है।
अगली कक्षा में हम लोग काव्य हेतु देखेंगे, और काव्य हेतु मतलब आखिर काव्य की रचना किस कारण से हुई, क्या जरूरत पड़ी काव्य की रचना की। ठीक है, तो ठीक बच्चे, आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद।